हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स ग्राफ के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्पीड टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उस ग्राफ से कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, प्लीज़ उस लेक्चर को एक बार आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल से। बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, स्टे एट द ऑफिस एट 5 PM एंड रिटर्न होम विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, प्लॉट एक्स टी ग्राफ, यानी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वुमन है, वो अपने घर से मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ जाती है वो जाती है अपने ऑफिस में, और उसकी जाने की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और उसका ऑफिस का जो डिस्टेंस है बच्चों उसके घर से वो कितना गिवन है 2.5 किलोमीटर। ओके, ऑफिस जाने के बाद में इवनिंग में 5 PM तक वो अपने ऑफिस में स्टे करती है। ओके, फिर ऑफिस से वापस आती है अपने घर की तरफ, और ऑफिस से जब वापस घर आती है तो उसकी स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये जो कंडीशन आपको गिवन है, इसका आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, जाने की स्पीड भी यूनिफॉर्म है और आने की भी यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ किया था यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ लिया हमने डिस्टेंस और यहाँ लिया हमने टाइम। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ग्राफ ऑलवेज कैसा आता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। चलिए बच्चों, इसको हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग जल्दी से। इस एक्सिस पे हमने लिया, यहाँ इस एक्सिस पे हमने लिया बच्चों टाइम यानी टी, और इस एक्सिस पे हमने लिया बच्चों डिस्टेंस। ओके, यहाँ आपने अज्यूम किया डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियली हम लोग मान लेते हैं ये जो है, ये वाला पॉइंट जो ओरिजिन जहाँ से वो स्टार्ट कर रही है, इसे हम लोग मान लेते हैं उसका होम। ओके बच्चों, और होम से इस एक्सिस आपने डिस्टेंस लिया, तो होम से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या हो गया बच्चों, उसका ऑफिस हो गया। तो यानी ये आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ से लेके इसके ऑफिस तक का, और ये जो डिस्टेंस है ये आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों 2.5 किलोमीटर। ओके, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने होम से कितने बजे स्टार्ट होती है बच्चों, मॉर्निंग में 9 AM। तो यहाँ जो टाइम होगा बच्चों, ये टाइम आपने अज्यूम कर लिया, ये टाइम आपने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ से 9 AM। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके जाने की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि उसको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे टाइम टू रीच एट ऑफिस, टू रीच एट ऑफिस। बच्चों ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको, चलिए टाइम का फॉर्मूला हमारे पास में होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों डिस्टेंस कितनी है ऑफिस की 2.5 किलोमीटर, एंड जाने की स्पीड कितनी है बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है जाने की स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिल गया आपको 5। बच्चों ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। ओके, 2.5 अपॉन 5 यानी कि ये आपको मिल गया यहाँ पे 1/2 आवर। बच्चों यहाँ मिल गया आपको 1/2 आवर, और आप ये भी कह सकते हो आर को मिनट्स में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 मिनट्स। मतलब उसको घर से ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगा बच्चों 30 मिनट्स, मतलब आधे घंटे में वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ठीक है, तो ये बच्चों अगर टाइम 9 AM, तो इसको हम लोग 30 मिनट्स को हम लोग यहाँ अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया मेरा टाइम 9:30 AM। ओके, यानी कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों तो 9:30 AM पे कहाँ पहुंच गई, वो अपने ऑफिस पहुंच गई। तो यानी ग्राफ आएगा इस टाइप से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्पीड कैसी है यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9:30 AM से इवनिंग में 5 o'clock तक कहाँ रहती है बच्चों, वो अपने ऑफिस में रहती है। यानी कि 9:30 AM से इस टाइम को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया बच्चों 5 PM। 5 PM, तो 9:30 से 5 PM स्पीड 0 है उसकी, और उसका डिस्टेंस कैसा हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, और घर से उसके कितना डिस्टेंस हो गया 2.5 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम में उसका जो डिस्टेंस है बच्चों घर से वो फिक्स है, कितना है 2.5, और इस ग्राफ की और इसमें स्पीड कितनी है बच्चों 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है।
ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे कि जब वो वापस रिटर्न होती है फ्रॉम ऑफिस टू होम, अगर वो ऑफिस टू होम आती है तो उसको कितना टाइम लगता है। बच्चों डिस्टेंस तो सेम कवर करेगी ना वो 2.5 किलोमीटर, तो यानी डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, डिस्टेंस आपको गिवन है 2.5 किलोमीटर और उसकी रिटर्न की स्पीड आपको गिवन है बच्चों 25 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5 अपॉन 25 बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 1/10 आर, 1/10 आर। ओके, और 1/10 आर को हम लोग अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें यहाँ पे तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 60 से, यानी ये मुझे मिल गया 6 मिनट्स, यानी कि उसको अपने ऑफिस से घर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों 6 मिनट्स, और 6 मिनट में वो कहाँ पहुंच जाएगी, वापस अपने घर पहुंच जाएगी। मतलब ये ग्राफ आएगा और ये टाइम आ गया मेरा 5:06 पे। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पे इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आ गया यहाँ तक समझ में? ओके, तो आइए बच्चों अब हम लोग एनसीईआरटी के एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक शराबी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक, ये आपने अज्यूम कर लिया एक शराबी है, ठीक है। पहले बच्चों ये क्या हुआ, पहले ये 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर आगे गया, ठीक है, और 5 स्टेप्स आगे गए और इसका एक स्टेप की लेंथ कितनी है बच्चों 1 मीटर। तो 5 स्टेप अगर आगे गया तो टोटल लेंथ कितनी कवर की इसने 5 मीटर, ठीक है। और एक स्टेप में टाइम कितना लग रहा है इसको 1 सेकेंड, यानी कि 5 स्टेप्स में टाइम कितना लगेगा इसको 5 सेकेंड्स, यानी कि जब ये 5 मीटर आगे गया बच्चों तो यहाँ पे टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड्स और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया इसका बच्चों 5 मीटर लेंथ हो गया और इसको टाइम कितना लगा यहाँ पे 5 सेकेंड्स। अब क्या हुआ, 5 मीटर आगे जाने के बाद में वापस वो बैकवर्ड आया, कितना बच्चों 3 स्टेप्स, वापस बैकवर्ड आया वो 3 स्टेप। तो बच्चों जब वो वापस बैकवर्ड आएगा 3 स्टेप तो हमने इसको डिवाइड कर लिया 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ओके, जब वापस बैकवर्ड आएगा तो 4, 3, 2, यानी फाइनली वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, फाइनली वो पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। और आप कह सकते हैं कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों इसका 2 मीटर। एंड टाइम बच्चों हमेशा ऐड होता है, चाहे ऑब्जेक्ट आगे जाए चाहे ऑब्जेक्ट पीछे जाए, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो नेट टाइम कितना लगा बच्चों इसको 5 मीटर यानी 5 सेकेंड्स प्लस 1, 2, 3 यानी 3 सेकेंड्स। तो 5 + 3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 8 सेकेंड्स। ओके, यानी कि इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये कंटिन्यू आगे चलता है, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके लिए आपको एक एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि यहाँ से जहाँ ये खड़ा है बच्चों, यहाँ से 13 मीटर की डिस्टेंस पे, 13 मीटर की डिस्टेंस पे एक पिट है यानी एक गड्ढा है, ठीक है, उसके अंदर जाके गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट ये लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक कंप्लीट राउंड में। अच्छा बच्चों हम लोग फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए बच्चों पहले किया इसने +5, फिर बैकवर्ड आया तो ये कितना हुआ -3, यानी +5 इसने लिया, +5 -3, ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। और टाइम की हम लोग बात करें तो बच्चों ये हो गया 5 + 3, यानी कि टाइम टोटल कितना लगेगा इसको 8 सेकेंड्स, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जब वो फॉरवर्ड जा रहा है तो डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं, और जब वो बैकवर्ड आ रहा है तो डिस्टेंस हम लोग कैसे अज्यूम कर लेते हैं, नेगेटिव, ताकि इससे अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। और टाइम को हमें हमेशा क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उस ग्राफ से ही हम लोग वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, इस टाइम की, कि कितने टाइम बाद में ये दूर जाके गिरेगा। चलिए बच्चों इस एक्सिस में हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टाइम, जो कि हम लोग लेंगे सेकंड्स में, और इस एक्सिस में हमने अज्यूम कर लिया बच्चों डिस्टेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं मीटर में। ओके, और इस पॉइंट को आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 0,0 जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पे ये पहले आगे जा रहा है, मान लेते हैं 5 स्टेप्स आगे गया, तो 5 स्टेप्स आगे गया तो आपने एक डिस्टेंस को ऐड किया बच्चों और टाइम को भी आपने ऐड किया, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ 5,5। ओके, अब 3 स्टेप्स वो बैकवर्ड आ रहा है, तो जब वो 3 स्टेप्स बैकवर्ड आएगा बच्चों यहाँ पे तो टाइम तो ऐड होगा ना, यानी कि ग्राफ कुछ स्टेप से आएगा। ठीक है, अब जब वो बैकवर्ड आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग माइनस करेंगे, तो 5 - 3 यानी कि ये नेट कितना हो गया बच्चों 2, और टाइम को हम लोग ऐड करेंगे तो 5
5 + 3, 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 मेरे पास में हो गया 8 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पहले मैं लिख रहा हूँ बच्चों डिस्टेंस और सेकंड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे टाइम। गॉट इट, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, यानी एक राउंड में 2 मीटर और 8 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राउंड में वो वापस 5 मीटर आगे जाएगा। तो जब वो ऊपर की ओर जा रहा है तो डिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो 2 + 5 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 7, और 8 + 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 13। ओके, अब वापस बैकवर्ड आएगा। जब वापस वो बैकवर्ड आएगा तो डिस्टेंस को हम लोग माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया ना, तो 3 7 - 3 यानी कि ये बच्चों मुझे मिल गया 4, और टाइम हमेशा ऐड करना है तो 13 + 3 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 16 सेकेंड्स। ओके, ये हो गया इसका सेकंड राउंड कंप्लीट। अगर थर्ड राउंड की हम लोग बात करें बच्चों, थर्ड राउंड में वापस आपको डिस्टेंस को ऐड करना है, तो 4 + 5 कितना हो गया बच्चों 9, और 16 + 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। ओके, 3 स्टेप्स वापस बैकवर्ड आया, 3 स्टेप्स बैकवर्ड आ गया। अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस में से 3 को माइनस करना है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 9 - 3 यानी कि 6, एंड 21 - 3 इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 18। 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए 21 - 3 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया बच्चों अपना 18। ओके, सॉरी, यहाँ पे टाइम को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टाइम तो कभी माइनस करना ही नहीं है, तो टाइम को हम लोग हमेशा ऐड करना है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलती आप मत करें, टाइम को आपको हमेशा ऐड करना है। तो ये हो गया 6,24। अब बच्चों ये 5 स्टेप्स फिर आगे जाएगा, 5 स्टेप्स आगे जाएगा, मतलब 6 + 5 यानी कि नेट डिस्टेंस इसका हो गया बच्चों 11, और 24 + 5 यानी कि ये हो गया बच्चों यहाँ पे 29। ओके, चलिए अब वापस आएगा, 3 स्टेप्स बैक आएगा। 3 स्टेप बैक आएगा तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग माइनस करेंगे, तो 11 - 3 यानी कि ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों 11 - 3 यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 8, और टाइम को ऑलवेज ऐड करना है, तो 29 + 3 बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, यानी कि अब वो कितनी डिस्टेंस पे है, 8 मीटर पे है, और उसको टाइम कितना लग चुका है बच्चों 32 सेकेंड्स। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अब जैसे ही वो +5 पे जाएगा, जैसे ही वो +5 डिस्टेंस और कवर करेगा, तो 8 + 5 कितना हो गया 13, तो 13 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, और टाइम कितना हुआ इसका 32 + 5 यानी कि ये टाइम लग गया इसको 37। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 13 मीटर दूर खड्डे में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जब वो 5 स्टेप्स आगे गया तो वो खड्डे में गिर चुका है, अब वो वापस बैकवर्ड नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो फाइनल आंसर अपना क्या आया कि उसने 13 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा बच्चों 37 सेकेंड्स। ओके, आया समझ में। तो बच्चों आइए अब हम लोग सीखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लोप, कि स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं स्लोप की। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि स्लोप का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, और स्लोप हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी बेसिक्स ऑफ स्लोप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लोप। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज करो मेरे पास में कोई भी कर्व है, ये एक्स एक्सिस अज्यूम किया और ये डिस्टेंस आपने अज्यूम किया यहाँ पे y। ठीक है, अब सपोज करो मुझे कोई भी कर्व कुछ गिवन है, कुछ इस टाइप में, एक मुझे कर्व गिवन है बच्चों यहाँ पे इस टाइप में। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे इस पे मैंने 4 पॉइंट अज्यूम किए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, एंड इसको अज्यूम किया बच्चों मैंने पॉइंट नंबर 4। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे इन चारों पॉइंट्स पे स्लोप फाइंड आउट करके बताइए कि स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी कर्व के ऊपर स्लोप फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों पहली बात तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो कर्व है बच्चों इसका जो झुकाव होता है विद हॉरिजॉन्टल। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका झुकाव, कि ये जो कर्व है ये हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे है, उसे हम लोग बोलते हैं उसका स्लोप, यानी कि उसका झुकाव कितना है, कितना झुका हुआ है वो टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से कितना झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल की तरफ, उसे हम लोग बोलते हैं उसका स्लोप। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल डेफिनेशन में स्लोप का मतलब ये भी होता है बच्चों, स्लोप का मतलब हम लोग सिंपल फाइंड आउट बोल सकते हैं यहाँ पे tan थीटा। क्या बोल सकते हैं, स्लोप का मतलब tan थीटा। तो कहीं भी अगर वर्ड आता है स्लोप तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे tan थीटा। ओके, और बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है बच्चों वो कांस्टेंट नहीं है, वो ग्राफ कैसा है, वेरिएबल है। आप देखिए हर केस में आपका ग्राफ कंटिन्यू वेरी कर रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हर पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब हर पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। और जब कंटिन्यूसली स्लोप वेरी करता है तो हर पॉइंट पे आप कह सकते हो इसका स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे इसके स्लोप की बात करूँ तो बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग कितना लेंगे, स्मॉल पार्ट लेंगे, तो ये हो गया dy अपॉन dx। तो यहाँ पे स्लोप को हम लोग इसको dy अपॉन dx भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से स्मॉल m भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। याद कीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c हम लोग बोलते हैं, तो m जो होता है वहां पे होता है इसका स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को हम लोग इन सब नामों से जानते हैं, ओके, इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस पॉइंट 1 पे स्लोप। तो बच्चों ध्यान रखिए, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे आपको जो कर्व है आपका उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि उस पॉइंट से पास होती है, ठीक है, उस पॉइंट को टच करते हुए पास होती है और अलोंग द कर्व होती है। बच्चों यहाँ देखिए मेरा जो कर्व वो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। मैंने एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम करनी है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंगल लेना है थीटा, ओके बच्चों, याद रहेगा। अच्छा, अगर आपका एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री आया, बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका एंगल 90 डिग्री से कम आया तो आप बोलेंगे उसका स्लोप उस टाइम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा, अब 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। और अगर मोर देन 90 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अगर आपका एंगल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लोग हमेशा एंगल लेते हैं, अगर आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री आया तो आप बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर आपका एंगल थीटा मोर देन 90 डिग्री आया तो आप कह सकते हैं कि आपका जो स्लोप है बच्चों वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 आया तो आप कह सकते हैं कि वहां पे स्लोप कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 0 होती है। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पॉइंट नंबर 1 पे, तो पॉइंट नंबर 1 पे अपना स्लोप कैसा है बच्चों, थीटा 90 डिग्री से कम है, यानी पॉइंट नंबर 1 पे आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। बच्चों पॉइंट नंबर 2 ये रहा। पॉइंट नंबर 2 पे अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट मेरा आया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब ये टेंजेंट ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से इस टेंजेंट का एंगल फाइंड आउट करें तो वो तो 0 डिग्री है, क्योंकि दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका एंगल थीटा इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया बच्चों, 0, यानी पॉइंट 2 पे इसका स्लोप कितना है, 0 है। गॉट इट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। बच्चों पॉइंट नंबर 3 पे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, कुछ इस टाइप से मुझे मिलेगा, और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एंगल मुझे लेना है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल थीटा आपको मिल गया मोर देन 90 डिग्री। तो आप ये बोलेंगे कि पॉइंट नंबर 3 पे मेरा जो स्लोप है बच्चों वो कैसा होगा, मोर देन 90 डिग्री पे स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा होगा बच्चों, इस वाले पॉइंट पे स्लोप इक्वल टू कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। और अगर हम लोग पॉइंट नंबर 4 की बात करें यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर 4 पे थीटा इक्वल टू अगेन कितना मिल गया मुझे, 0। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप कितना होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको स्लोप फाइंड आउट करने का। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो किसी भी ग्राफ का स्लोप हम लोग चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 2 इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है बच्चों, देखिए सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा,
ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये सबसे मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मिनिमा। तो बच्चों ध्यान रखिए, मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। मैक्सिमम और मिनिमम पर स्लोप ऑलवेज कितना होता है, 0। अगर फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, और वहां लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको जो उसका स्लोप है वो कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड आते ही उस ग्राफ का जो भी क्वेश्चन है उसका स्लोप आपको कितना पुट करना है बच्चों, वहां से 0 पुट करना है। और 0 पुट करके हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कोई भी इसके करस्पॉन्डिंग जो वो वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आया समझ में ये स्लोप का बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि अब हम लोग स्लोप यहाँ पे काम में लेंगे कि स्लोप से हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है, वो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर बच्चों आपको एक ग्राफ गिवन है किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में बच्चों ग्राफ गिवन है, ठीक है, और अगर आप उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेते तो आपको हमेशा क्या मिलती है, वहां पे स्पीड मिलती है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। इसका प्रूफ क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों स्पीड कैसी है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें डिस्टेंस और टाइम के बीच में, जो कि हम लोग पहले कई बार ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम कैसा मिलता है हमें, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा मिलता है बच्चों, कांस्टेंट मिलता है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे ग्राफ मिल गया, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ का tan थीटा फाइंड आउट करें, सपोज करो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका tan थीटा सिंपल फाइंड आउट करते हैं। मैं इसका सिंपल स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। स्लोप बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और tan थीटा का सिंपल मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ग्राफ मेरा कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर ग्राफ है तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। tan थीटा इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्लोप मुझे मिल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों मेरे किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे किसके इक्वल होता है बच्चों, स्पीड के इक्वल होता है। तो यानी कि और आपको जो स्लोप है वो किसके इक्वल मिल गया बच्चों, स्लोप आपको मिल गया यहाँ पे स्पीड के इक्वल। यही तो मैंने कहा आपको, अरे बच्चों यही तो मैंने कहा आपको कि अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है, तो अगर आप उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। एज इट इज अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बच्चों डिस्टेंस की जगह हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लेते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए हम लोग किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, वेलोसिटी की। तो अगर मुझे ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, अगर मुझे ग्राफ गिवन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ मुझे मिलने वाला है बच्चों वेलोसिटी। याद रहेगा आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिलेगा स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी स्पीड मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उस केस में आप कहते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो यानी कि उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, चलो जल्दी से हम लोग सीखते हैं इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। बच्चों पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड, ओके। आपको दो कार गिवन है, कार नंबर 1 एंड कार नंबर 2। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच कार विल हैव मोर स्पीड।
इन दोनों में से किस कार की स्पीड ज़्यादा है? विच कार विल हैव मोर स्पीड? दोनों में से किस कार की स्पीड ज़्यादा है? अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे स्पीड। ओके, और स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले सोचिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ बच्चों आपको टाइम गिवन है t। स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको ग्राफ किसके बीच में गिवन है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मतलब सबसे पहले जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, आप उस क्वांटिटी के बारे में सोचिए। किन वेरिएबल्स की फॉर्म में सोचना है? जो वेरिएबल्स आपको गिवन है। तो स्पीड का डिस्टेंस और टाइम के साथ में क्या रिलेशन होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि फिजिक्स में जब भी क्वांटिटी डिविजनल फॉर्म में होती है, जब भी आप दो क्वांटिटीज को डिवीजन करते हो तो आपको हमेशा उस टाइम आप बात करते हो स्लोप की। किसकी बात करते हैं? स्लोप की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे स्पीड मिल जाएगी। और स्लोप का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? tan थीटा की। ओके, तो आप कह सकते हैं यहाँ से स्पीड प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया बच्चों? थीटा की हो गया, यानी कि जिसका थीटा ज्यादा होगा उस कार की स्पीड भी ज्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पे जो थीटा 1 है, पहली वाली का ग्राफ का जो एंगल है, और दूसरी वाली ग्राफ का जो एंगल है थीटा 2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2। पहले वाली कार का एंगल दूसरी वाली कार के एंगल से ज्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहली वाली कार की जो स्पीड है बच्चों, वो दूसरी वाली कार की स्पीड से ज्यादा होगी। ओके, तो बस इतना ध्यान रखिए, कहीं भी अगर फिजिक्स में क्वांटिटी डिवीजन की फॉर्म में होती है तो हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं स्लोप। और बच्चों अभी बता देता हूं, अगर कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है फिजिक्स में, तो अब हमेशा फाइंड आउट करते हैं एरिया अंडर द कर्व, जो हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको? तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बेस्ड होगा ग्राफ कन्वर्जन से। हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको ग्राफ गिवन है। इस एक्सिस पे हमने अज्यूम किया टाइम और इस एक्सिस पे हमने अज्यूम किया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ओके, और आपको ग्राफ गिवन है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम, आपको ग्राफ गिवन है कुछ इस टाइप से। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कन्वर्ट द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों, यहाँ पे आपको जो ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? वेलोसिटी और टाइम में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपने अज्यूम कर लिया बच्चों t1, इस टाइम को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया बच्चों t2, और इस टाइम को यहाँ तक अज्यूम कर लिया बच्चों आपने t3। ओके, अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस एक्सिस पे मैंने एज इट इज अज्यूम कर लिया बच्चों t1, और इस एक्सिस पे मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया बच्चों वेलोसिटी v। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए, फिजिक्स में जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी का। तो एक तरफ मैंने लिखा यहाँ पे वेलोसिटी, और मुझे जो ग्राफ गिवन है वो गिवन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। तो हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले माइंड में फॉर्मूला सोचेंगे कि ऐसा फॉर्मूला वेलोसिटी का जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता हो। तो बच्चों वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब भी क्वांटिटी फिजिकल डिविजन फॉर्म में होती है तो हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं स्लोप। हमेशा फाइंड आउट करते हैं बच्चों यहाँ पे स्लोप, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप यानी कि tan थीटा फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। हमें यहाँ पे केवल ग्राफ को ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्लोप पे, यानी कि tan थीटा पे। अगर यहाँ पे मेरा थीटा कांस्टेंट होगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो भी कैसी होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों 0 से t1 में। 0 से t1 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं थीटा की वैल्यू। अभी हमने सीखा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो हम लोग विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा, ये कितना है बच्चों? यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, और जब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है बच्चों वो ऑलवेज कैसा आएगा? स्लोप ऑलवेज आपको मिलने वाला है यहाँ पे पॉजिटिव।
अगर थीटा 90 डिग्री से कम है बच्चों तो स्लोप हमेशा कितना मिलता है अपने को, पॉजिटिव मिलता है, पहली बात तो। अच्छा, क्या मेरा 0 से लेके t1 में कहीं भी एंगल वेरी कर रहा है? अगर मैं एंगल फाइंड आउट करूं कहीं भी, क्या वो एंगल वेरी कर रहा है? नहीं। आप किसी भी पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, आपको एंगल कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा, यानी कांस्टेंट मिलेगा। तो आप कहेंगे 0 से लेके t1 में आपका जो स्लोप है वो कैसा है बच्चों? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो 0 से लेकर t1 में हमारी जो स्पीड है बच्चों वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, जिसको मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे प्लस v। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जो v है वो कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है। ये एक्सिस के ऊपर है, 0,0 एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्सिस के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक v बच्चों कैसा है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे t1 से लेके t2 की। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ है मेरा t1 से लेके t2 में, यहाँ पे स्लोप कितना है आपका? थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। ग्राफ लाइन कैसी है? प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल में थीटा कितना बनता है? ऑलवेज 0 डिग्री बनेगा। अगर थीटा 0 डिग्री बन गया बच्चों यहाँ पे, तो स्लोप कितना होगा? यहाँ पे स्लोप भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और आप कह सकते हैं कि स्लोप किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि t1 से लेके t2 में स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। स्पीड 0 हो गई, इसको हमने 0 अज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे t2 से लेके t3 में। बच्चों t2 से लेके t3 में यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट पे अगर स्लोप हम लोग फाइंड आउट करें तो आप देख रहे हैं जो थीटा है वो मोर देन कितना मिल रहा है आपको? 90 डिग्री। ओके, अगर आपको थीटा मोर देन 90 डिग्री मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है बच्चों वो कैसा होता है? नेगेटिव। अगर आपका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो स्लोप ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और क्या बच्चों यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे मेरा एंगल वेरी कर रहा है? आप चेक कीजिए, किसी भी पॉइंट पे आपका एंगल वेरी नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा बट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो यानी कि t2 से लेके t3 में मेरी जो स्पीड यानी कि जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी बच्चों? माइनस होगी, और कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो यानी कि इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया माइनस v। तो t2 से लेके t3 में स्पीड बच्चों कैसी है? माइनस है और कांस्टेंट है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया। तो फाइनल मेरा जो ग्राफ आ रहा है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। आया समझ में? तो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, स्लोप वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप किसी भी ग्राफ को चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों अभी हमने बात की स्लोप की, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एरिया की। यहाँ पे बच्चों मैं लिखने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप कह सकते हो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों अभी आपने फाइंड आउट किया था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों अगर आपको ग्राफ गिवन है स्पीड और टाइम के बीच में, और आपसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो आप उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए विद द प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, और एरिया की जब भी बात आती है तो हम लोग हमेशा लेते हैं एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व। चलो जल्दी से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। यहां पे बात करने वाले हम लोग फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अपना जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग बात करें और हमने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे किसके बीच में बच्चों? स्पीड और टाइम के बीच में, तो अपना ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ऑलवेज ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी भी टाइम t इक्वल टू t1 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है बच्चों? इस पॉइंट को आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे v। अब स्पीड मेरी कैसी है? कांस्टेंट है। तो t1 टाइम पे स्पीड कितनी है? v। और t2 टाइम पे भी बच्चों स्पीड कितनी है? यहाँ पे v है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि t1 से t2 में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यानी कि t1 से लेके t2 तक का जो भी आपको ग्राफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको t1 से लेके t2 तक का। ठीक है, ध्यान रखिए t1 से t2 की बात हो रही तो t1 से t2 तक का ही ग्राफ आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लें, यानी कि इसका इस पोर्शन का हम लोग अगर एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि ध्यान रहिए स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा क्या देता है बच्चों? आपको डिस्टेंस से देता है।
ठीक है, चलिए इसको जल्दी से प्रूव कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट करें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, बच्चों रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर हम लोग हाइट की बात करें बच्चों, इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी v, और इसका बेस है यहाँ पे t2 माइनस t1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया v इंटू t2 माइनस t1, v इंटू t2 माइनस t1। बच्चों यहाँ देखिए v हमारे पास में क्या हो गया, स्पीड हो गया, एंड t2 माइनस t1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा t, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो v इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम, मुझे यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम मिलता है हमें यहाँ पे हमेशा डिस्टेंस। यानी कि अगर हमने यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लिया, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए, फिजिक्स में अगर फिजिक्स में क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं एरिया अंडर द कर्व, और अगर क्वांटिटी डिवीजन की फॉर्म में होती है तो हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं स्लोप। बस दो लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, डिवीजन है तो स्लोप निकालो, मल्टीप्लाई है तो एरिया निकालो। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे एरिया इक्वल टू डिस्टेंस। एज इट इज अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड की जगह हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, वेलोसिटी की। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या देगा, ये आपको देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि जब आप इस एरिया की बात कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको मिलेगा, यानी कि जब आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो आपको वहाँ पे साइन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी एरिया को आपको पॉजिटिव या नेगेटिव अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, उस केस में आपको एक्सिस के ऊपर के एरिया पॉजिटिव अज्यूम करना पड़ेगा, और एक्सिस के नीचे का एरिया आपको हमेशा कैसे अज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन हम लोग साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार मार्क करके, एरिया अबव एक्सिस, एरिया अबव एक्सिस हम लोग हमेशा कैसा अज्यूम करेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो पॉजिटिव, और एरिया बिलो एक्सिस आप हमेशा कैसा अज्यूम करेंगे बच्चों, बिलो एक्सिस आपको एरिया हमेशा अज्यूम करना है यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको एक ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ में हमें गिवन है, यहाँ गिवन है इस एक्सिस पे वेलोसिटी, एंड इस एक्सिस पे बच्चों हमें गिवन है टाइम गिवन है सेकंड्स में, एंड वेलोसिटी आपको गिवन है बच्चों मीटर पर सेकंड में। ओके, और ग्राफ हमें गिवन है कुछ इस टाइप से, ये मुझे गिवन है यहाँ पे ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, इसको हमने अज्यूम कर लिया, इसको 0, इसको 1, इस पॉइंट को आपने अज्यूम कर लिया बच्चों 4, इसको आपने अज्यूम कर लिया 5, और इस पॉइंट को आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे बच्चों, इसको अज्यूम कर लिया आपने 8। ठीक है, मैक्सिमम जो इसकी वेलोसिटी है उसको हमने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड, और जो मिनिमम जो नेगेटिव वेलोसिटी है बच्चों इसको हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे -20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों ये आपको एक ग्राफ गिवन है इस टाइप से, ये वाला, ये आपको कुछ ग्राफ गिवन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन 0 to 8 सेकेंड। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन हम लोग लेंगे टाइम बिटवीन 0 to 8 सेकेंड्स। ठीक है, हमें कंप्लीट ग्राफ की यहाँ पे बात करनी है 0 से 8 सेकेंड में। ठीक है, तो पहला आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पे एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो यानी एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग सारे कंसेप्ट वापस कवर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए डिस्टेंस इक्वल टू, हमें फॉर्मूला हमें निकालना है डिस्टेंस। वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई है, इसका मतलब आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस के केस में हमें कोई साइन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो अपर एरिया है इसको हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव, और जो बिलो एरिया है इसको भी हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव। तो डिस्टेंस के केस में आपको हमेशा कंप्लीट एरिया को ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग इस ऊपर वाले एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। ऊपर वाला जो एरिया है ये मुझे तीन तरीके से, हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दूं, या फिर हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि हम लोग एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लें। तो सिंपल हम लोग एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बच्चों ये पैरेलल साइड कितनी है, 1 और 4 के बीच का, ये मुझे मिल गया 3, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक कितना मिल गया बच्चों, 5, यानी कि 5 + 3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया, 5 + 3 इंटू सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का गैप आपको कितना गिवन है बच्चों, ये 10। तो ये हो गया 10, ये मुझे मिल गया अपर एरिया, ठीक है। नाउ बिलो द एक्सिस, अब ये जो एरिया ये कितना होगा, तो बच्चों यहां से हम लोग इसको एक ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस, 5 और 8 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 3 इंटू इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 20। तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 20। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 8 इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये मुझे मिल गया 40 प्लस बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 30, यानी कि टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों, 70 मीटर। ओके, आया यहाँ तक समझ में। चलिए सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वाले एरिया अगर हम लोग पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं तो बच्चों नीचे वाला एरिया हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया आया मेरा, ये एरिया कितना मिला था मुझे 40, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाले एरिया को माइनस करेंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 10 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे बच्चों, 10 मीटर हो गया। गॉट। चलो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। बच्चों वी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों यहाँ पे 70, अपॉन टाइम हम लोग कंप्लीट ले रहे हैं 0 to 8 सेकेंड, यानी कि 70/8। 70/8 इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया 8.7 मीटर पर सेकंड के समथिंग। ओके, तो 8.7 मीटर पर सेकंड ये मुझे मिल गया यहाँ पे एवरेज स्पीड। एंड फाइनली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। बच्चों वी एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये मुझे मिल गया यहाँ पे 10/8 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.8/10 ये मुझे मिल गया यहाँ पे आप कह सकते हो 1.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सिंगल क्वेश्चन में हमने ग्राफ के क्वेश्चन से सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड। तो आइए बच्चों एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि बेस्ड होगा अगेन ग्राफ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों हमें ग्राफ गिवन है और ग्राफ मुझे गिवन है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। तो इस एक्सिस हमने लिया बच्चों वेलोसिटी v एंड इस एक्सिस आपने अज्यूम किया टाइम। हमें ग्राफ गिवन है बच्चों कुछ इस टाइप से, ये हमें ग्राफ गिवन है। ओके, और ये पॉइंट्स आपको गिवन है, सपोज कीजिए +6 एंड इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे +4। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हमने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे 6। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम particle will come back to its initial position, बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कितने टाइम के बाद में पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हमें ग्राफ गिवन है v और t का, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनिशियल पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बट बच्चों ध्यान देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल वापस घूम के वहीं पहुंच जाता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है,
अच्छा, मुझे वीटी ग्राफ दे रखा है और वीटी ग्राफ से मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर वीटी ग्राफ का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, उस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आना चाहिए बच्चों, 0। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि पॉजिटिव जो एरिया होता है उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, पॉजिटिव एरिया में से हम लोग नेगेटिव वाले एरिया को हमेशा माइनस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी अभी हमने क्वेश्चन किया कि पॉजिटिव जो एरिया, जो एक्सिस के ऊपर एरिया उसको पॉजिटिव लेते हैं, एक्सिस के नीचे वाला एरिया कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 0। तो यानी कि ये कितना होना चाहिए, 0। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जितना एरिया पॉजिटिव होगा उतना ही एरिया कितना होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया अंडर द कर्व है बच्चों, ये वाला एरिया, ये कैसा हुआ, ये पॉजिटिव एरिया हो गया। तो जितना एरिया पॉजिटिव होगा बच्चों उतना ही एरिया नीचे कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो माइनस करने पे नेट डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट, ये ग्राफ मुझे गिवन है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि आफ्टर टाइम टी नॉट, यानी 6 सेकेंड्स के बाद में टी नॉट टाइम पे जाके डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ बच्चों, थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने अप्लाई किया, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, 6 अपॉन बेस कितना हुआ बच्चों, 4 और 6 के बीच का डिस्टेंस हो गया 2, यानी कि ये मुझे मिल गया 3। ये tan थीटा मुझे कितना मिल गया बच्चों, यहाँ पे 3, ओके। और अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें, इसको हमने अज्यूम कर लिया बच्चों, मान लेते हैं x, इस डिस्टेंस को आपने कितना अज्यूम कर लिया, x। तो इस ट्राइंगल की बात करें हम लोग, यहाँ वापस से हम लोग tan थीटा अप्लाई करें, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया x अपॉन टी नॉट, ओके। और यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू tan थीटा को पुट करें तो ये मुझे कितना मिल गया, 3, यानी x इक्वल टू मुझे कितना मिल गया बच्चों, 3t0, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3t0 के इक्वल, गॉट इट। तो इसका बेस मुझे मिल गया, इस ट्राइंगल की हाइट मुझे मिल गई। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों पॉजिटिव पार्ट का एरिया, और पॉजिटिव पार्ट का एरिया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। तो ये मुझे मिल गया रेक्टेंगल प्लस ये मुझे मिल गया यहाँ पे ट्राइंगल, या फिर आप सिंपल कह सकते हो आपको ट्रेपेजियम मिल गया। और ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बच्चों ये साइड 6 प्लस ये साइड कितना हो गया, 4, यानी कि ये आपको मिल गया 6 + 4 इंटू सेपरेशन बिटवीन टू साइड्स कितना हो गया यहाँ पे 6, तो ये हो गया 6 इक्वल टू a नेगेटिव। बच्चों ये जो नेगेटिव पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है, और ट्राइंगल का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हुआ बच्चों, t0 इंटू हाइट कितनी है, 3t0, ओके। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 6 + 10, ये मुझे मिल गया 10 इंटू 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 3t0 स्क्वायर, ओके। बच्चों 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे t0 स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 20, और t0 यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, √20, और इसको मैं कह सकता हूँ 5√4 यानी 2√5। 20 को मैंने लिखा 5 इंटू 4, 4 को हमने रूट से बाहर लिया, तो ये मुझे मिल गया 2√5। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 6 सेकेंड्स के बाद में 2√5 सेकेंड्स और लगेंगे तो जाके डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा डिस्प्लेसमेंट 0 होने में, तो टोटल टाइम लगेगा बच्चों यहाँ पे 6 + 2√5 सेकेंड्स के बाद में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ओके। तो आइए बच्चों जाने से पहले आज का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बेस्ड होगा किस पे, ग्राफ पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके बीच में ड्रॉ करना है बच्चों, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है xt ग्राफ। xt मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ड्रॉ xt ग्राफ इन बीच स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल। पहला पॉइंट है
कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बच्चों पहला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है जिसमें पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली बच्चों क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एरो अप का मतलब इंक्रीज हो रहा है और एरो डाउन का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो एक्सटी ग्राफ का हम लोग अगर स्लोप फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलता है, स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्सटी ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको हमेशा मिलता है बच्चों यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्सटी जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे उस एक्सटी ग्राफ में स्पीड कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्रीज होनी चाहिए। अब स्पीड इंक्रीज होने का मतलब आप ये भी कह सकते हो उस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए बच्चों, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें जिसका स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो ग्राफ आएगा बच्चों, आई थिंक वो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से। आप देखिए बच्चों, इसके हर पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्लोप का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए। बच्चों यहाँ देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि लाइन प्योरली हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ बच्चों, यहाँ पे आपने एंगल ड्रॉ किया थीटा, जो कि बहुत स्मॉल एंगल मिलेगा। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ बच्चों, आपको थीटा की वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ बच्चों, थीटा आपको और ज्यादा मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको मैंने थीटा 1, इसको थीटा 2 और इसको थीटा 3 अज्यूम किया, तो आप कह सकते हैं थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अगर थीटा की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब स्लोप भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वही तो स्पीड देता है, इसका मतलब स्पीड भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है तो आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों एक्सटी ग्राफ, जिसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो वो एक्सटी ग्राफ बच्चों आई थिंक आएगा कुछ इस टाइप में। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, अगर इस पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग स्लो फाइंड आउट करें तो अपना एंगल मिल गया थीटा इतना। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एंगल की वैल्यू आप बच्चों कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, और फाइनली आपका एंगल कितना मिल गया यहाँ पे 0 डिग्री, यानी कि थीटा 1 यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ बच्चों। ठीक है, इसके बाद में थीटा 2 हुआ, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे थीटा 3। यानी कि स्लोप कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, एंगल कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बच्चों जब कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है इसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और इस पे हम लोग करने वाले हैं बहुत अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।